थंबनेल देखकर आपको लग रहा होगा कि अचानक से अनुपात के बीच में ये ऊंचाई दूरी का टॉपिक मैंने कहाँ से ले लिया। तो मेरे प्यारे बच्चे, दिल थाम के थोड़ी देर देख लो, समझ में आ जाएगा कि ऊंचाई और दूरी हो, चाहे वो क्षेत्रमिति हो, मेंसुरेशन हो, सब जगह रेशो का काम है। मैंने क्या कहा था जब रेशो मैंने शुरू किया था, तो कहा था ये बैकबोन है, केवल अंकगणित की ही नहीं, पूरे गणित की, अर्थमेटिक में भी और एडवांस मैथ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। अभी तक आपको लगता होगा कि ये त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है, ऊंचाई और दूरी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा केवल रेशो के कंसेप्ट यूज करके और एक दो चीज़ें ध्यान में रख के कैसे आप ऊंचाई दूरी के सारे सवालों को कर सकते हैं। ध्यान से बैठिएगा। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए टेक्निकल लैंग्वेज में भी बता दूंगा, साइन कॉस की टर्म में। जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ऊंचाई दूरी पता ही नहीं किसे कहते हैं, ऊंचाई दूरी का सवाल देख के डर जाते हैं, उन बच्चों को भी आज ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि खेल खत्म हो जाएगा। ऊंचाई और दूरी का खेल खत्म हो जाएगा। 3-4 चीज़ें बस दिमाग में रख लेना, कोई भी सवाल आएगा कैसा भी, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बेसिकली सिपाही के पेपर में ये टॉपिक आता नहीं है, जहां सिलेबस में ये टॉपिक है। जिस किसी भी स्टेट एग्जाम में या आर्मी वगैरह के पेपर में ये सिलेबस में जहां टॉपिक है, वहां एक सवाल सिपाही से पूछ लिया जा सकता है। वो पहले 3-4 सवाल हैं, इस तरह का सवाल आ सकता है। नीचे वाले 2-3 सवाल जो है वो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के पेपर में पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल। अब देख लो, जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लो। देखो, ऊंचाई और दूरी का जब आप सवाल पढ़ते हैं तो ये जो डिपेंड करता है ना ऊंचाई और दूरी का सवाल, इसमें मैक्सिमम 99% का मतलब 100 में से 99 केसेस में 3 कोण बनते हैं। वो 3 कोण कौन कौन से हैं? वो 3 कोण मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक तो या तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, या 30 डिग्री का कोण बनेगा, या कोण बनेगा 60 डिग्री का। अब इसको समझ लेना, थोड़ी देर बस धैर्य रख लेना, सारी चीज़ें एकदम दिमाग में घुस जाएंगी। जिनने कभी भी नहीं पढ़ा ना ऊंचाई और दूरी, उनके दिमाग में भी आ जाएगा। जिन्होंने टेक्निकल मैथ ही नहीं पढ़ा, कभी त्रिकोणमिति कभी समझ में नहीं आई, उनकी समझ में आज ऊंचाई दूरी आ जाएगा। ये मेरा वादा है। बस 15-20 मिनट दिल थाम के बैठ जाओ। देखो भाई, जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए सबसे पहले बता देता हूँ। टेक्निकल लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये लंब है, ये आधार है और ये करण है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप हम पढ़ेंगे ऊंचाई दूरी जब हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। अभी रेशो में, रेशो का क्या यूज है, रेशो का यूज करके कैसे इन सवालों को करते हैं, उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आपको। देखो क्या था, ये 90 डिग्री का कोण रहता है, ये वाला लंब जिस पे है वो 90 डिग्री का कोण है। अब जो थीटा जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। जब आप इसे थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, जब आप इसे मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। नहीं तो इसे हम आधार कहेंगे, इसे हम करण कहते हैं। सिंपल, ये लंब, ये करण, ये आधार। ये चीज़ सबको समझ में आ रही होंगी। अब देखो, इतनी चीज़ अगर आपको पता है तो ABC में नाम दे देता हूँ उन्हें। पाइथागोरस पर में सबने पढ़ी होगी कि AC पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के यानी लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के बराबर होता है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? ये है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के यानी कि इस वाले के AB के वर्ग के और BC के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज़ है, यानी कि ये लंबी वाली जो भुजा है ना दोस्त, लंबी वाली भुजा बराबर हो जाएगी अंडर रूट में इन दोनों छोटी वाली भुजाओं का योगफल का वर्ग का योगफल। ये वाली चीज़, ये छोटी सी बात थी। इन सब चीज़ों को कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली, ये केवल मैं टेक्निकल बच्चों के लिए बता रहा हूँ। नहीं, टेक्निकल बच्चों को लगता है यार ये तो ट्रिक बता दी, कोई लॉजिक नहीं बताया। मैं उन्हें लॉजिक बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा अपने बच्चों को जो नॉन टेक्निकल हैं, जिन्हें त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती। अब देखो भाई, आप जानते होंगे लाल बट्टे कक्का, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, लाल बट्टे कक्का वाले भी इसे याद रखें। लाल बट्टे कक्का मतलब साइन कोस टेन। क्या होता है, टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। यहीं से सारी चीज़ें निकलेंगी, बस 1 मिनट का समय दे दो मुझे। लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार। आप देखोगे गौर से तो ये अनुपात ही तो है, लंब का और आधार का अनुपात है। अब देखो, जब ये 45 डिग्री होगा तो आपको पता है मेरे दोस्त, tan 45 का मान होता है 1। तो मैं ये नहीं कह सकता कि लंब और आधार का जो अनुपात है वो 1:1 है। तो जब 45 डिग्री होगा तो ये वाली वैल्यू भी 1 यूनिट होगी और ये वाली वैल्यू भी 1 यूनिट होगी। अब मुझे बताओ, जब ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये अंडर रूट 2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 1, दोनों का रूट ले लेंगे, 2 हो जाएगा। अब बताओ इस वाले के लिए tan 30 की वैल्यू आप सब जानते होंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता दोस्त कि लंब अगर 1 यूनिट है तो आधार √3 यूनिट होगा, यानी लंब 1 है तो आधार अंडर√3 होगा, यानी A से B की वैल्यू अंडर√3 है तो B से C की दूरी 1 यूनिट के बराबर होगी। और कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर√3 का स्क्वायर 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 हो जाएगी। अब समझो इस वाले 60 पे देखो,
tan 60 सब लोग जानते होंगे क्या होता है, √3, यानी लंब और आधार का अगर आपको यहाँ से अनुपात चाहिए, √3 के नीचे 1 मान लो, लंब अगर √3 है तो आधार 1 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखो उन बच्चों के लिए अब मैं बता रहा हूँ जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता, जो एकदम टेक्निकल नहीं है, जो एकदम नया बच्चा है, जो ये चीज़ें नहीं जानता, वो यहाँ देख लेंगे, क्योंकि यहाँ मैं सवाल सॉल्व करूँगा, ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी आपके सामने, तो समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब समझो मेरी बात, जिन्हें नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ वो लोग देखो, समझो भाई मेरी बात। जब 45 डिग्री का कोण होगा, जब कोण 45 डिग्री का होगा, तब लंब का अनुपात, आधार का और कर्ण का अनुपात क्या होगा, इस चीज़ को समझ लेना भाई। ये 2-3 चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा ये। क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी? जब 45 डिग्री का होगा, मुझे बताओ, जब कोण 45 डिग्री का है, लंब 45 का मतलब होता है एकदम बीच में, 90 के और 0 के बीच में, यानी कि जब कोण 45 डिग्री का होगा तो ये वाला लंब और आधार दोनों बराबर होंगे, यानी लंब का अनुपात 1 है तो आधार का अनुपात भी 1 होगा, और ये 1 और 1 है तो यहाँ से कर्ण निकालोगे जब, तो √2 कर्ण आ जाएगा, ये अनुपात मिल गया। ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। 45, अब देखो 30 डिग्री वाले, 30 डिग्री वालों को ये पता चल रहा होगा कि हम याद कैसे रखेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सवाल जब बनेगा 30 डिग्री पे बनेगा या 60 डिग्री पे बनेगा। आप अभी आपने देखा कि 30 डिग्री हो या 60 डिग्री, केवल √3 और 1 बदल जाते हैं। कैसे बदल जा रहे हैं आपको कितना ध्यान रखना। देखो आप ये देखो, जब 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये देखो ये 0 डिग्री है, एकदम लाइन है, इस पर 1 डिग्री बनता है तो ऐसे उठता है, 2, 3, 4, यानी 30 डिग्री का कोण होता है तो ये थोड़ा कम उठता है। जब 60 डिग्री का कोण होता है तो थोड़ा ज़्यादा उठता है। आप इसे ऐसे समझो कि जब 60 डिग्री का कोण होगा तो ये वाली लाइन थोड़ी ऐसे होगी ऊंची, जब ये वाली लाइन ऊंची होगी तो नीचे देखिए ये वाली कम हो गई। जब 30 डिग्री का था तो ये वाली लाइन आधार बड़ा था, यानी 30 डिग्री का जब कोण होगा तो लंब छोटा होगा, आधार बड़ा होगा, यानी कि लंब 1 होगा, आधार √3 होगा, और कर्ण आपको निकालना पता है, ये इसका वर्ग उसका √, ये 2 हो जाएगा। अभी यहाँ से 60 डिग्री जब कोण होगा तो ये भी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। जब कोण मेरे भाई 60 डिग्री होगा तो यानी कि जो लाइन है, कर्ण है, जो उठा हुआ होगा ऊपर, तो जैसे ही 60 डिग्री होगा आधार छोटा हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा 1, लंब होगा √3 और ये 2। बस ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है थोड़ी सी। अब देखो सवाल कैसे दम तोड़ते हैं। पहला सवाल देखो आपके सामने, ये सारी चीज़ों में बस ये चीज़ याद रखने की, जितना मैंने बताया है ये केवल समझने के लिए। टेक्निकल बच्चे ये ना कहें कि लॉजिक क्या था। और ये जिन बच्चों ने साइन कॉस थीटा वीटा कुछ नहीं पढ़ा, कभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी, उनके लिए ये है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री कोण देगा। इसमें समझने वाली बात ही मैंने बता दी, कब छोटा होगा कब बड़ा होगा, ये अनुपात आपको दिमाग में रखने हैं। 3 सवाल सारे दम तोड़ देंगे, लगभग 99% सवाल, 100 में से 99 सवाल खत्म हो जाएंगे इन्हीं कंसेप्ट के दम पे। पहला सवाल देखो, ऐसा सवाल सिपाही से पूछा जा सकता है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया खंभे की ऊंचाई से √3 गुना है। समझो भाई, बस समझा देता हूँ। ये ऊर्ध्वाधर कोई खंभा है, इसकी छाया मान लीजिए, छाया यहाँ बनेगी, यहाँ सूर्यदेव प्रकट हुए तो छाया यहाँ बन रही होगी। अब वो कह रहा है सवाल में कि खंभे की छाया ऊंचाई से, यानी ये अगर 1 है तो ये √3 है, छाया √3 गुना हो गई, 1 का √3 गुना ये हो गई, यानी 1 अनुपात √3 दे रखा है। तो पूछ रहा है उन्नयन कोण कितना होगा, 1 अनुपात √3, लंब 1 है और आधार √3 है। आधार √3 किस में होता है, 30 डिग्री में। तो आप कहेंगे 1 और √3 तो 30 डिग्री में होता है, तो पहले सवाल का होगा 30 डिग्री पे भाई ये काम होगा, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जिन सवालों से आप अब तक डरते आ रहे थे, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल ख़त्म हुआ। दूसरा सवाल देख ले मेरे बच्चे। दूसरा सवाल कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण उस समय कितने अंश का होगा जब खंभे की छाया और खंभे की ऊंचाई बराबर होगी। खंभे की ऊंचाई ये है, सूर्यदेव यहीं मान लो कहीं, तो छाया यहाँ हो जाएगी। कह रहा है दोनों बराबर हैं, दोनों होगा, ये 1 है तो ये 1 यूनिट है, दोनों बराबर हुए, 1-1 हुए, यानी कि कब होता है, अभी बताया मैंने 45 डिग्री पे। तो दूसरे सवाल का जवाब आप कह देंगे भाई ये तो तभी होगा जब 45 डिग्री होगा। 3 सवाल तो छोटे छोटे ही हो गए। अब मान लो यहीं एक सवाल ऐसे आ जाता, आपसे कह देता ये खंभा है और ये इसकी छाया है, कह देता खंभे की लंबाई √3 है, या ऐसे कह देता खंभे की जो छाया है उससे लंबाई √3 गुना है। तो 1 √3 किस में होता है, आप कहते हैं कि भाई इस बार लंब बड़ा हो गया, यानी कि जो डिग्री का कोण है वो 60 डिग्री हो गया होगा। कोण जितना सीधा होगा लंब उतना बड़ा हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री होगा। इस सवाल का उत्तर आप ऐसे दे देते। तीसरा सवाल देखो मेरे भाई। तीसरा सवाल क्या है, किसी मीनार की ऊंचाई 50 √3 मीटर है। किसी मीनार की ऊंचाई, मान लो ये मीनार है, मैं समझा रहा हूँ, देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, 50 √3 मीटर है। मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर, ये आधार है मीनार का, यहाँ से इधर मान लीजिए 50 मीटर की दूरी है, कहीं यहाँ मान लीजिए कहीं 50 मीटर की दूरी है,
और कह रहा है उन्नयन कोण कितना होगा, यानी ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण आपको जानना है। जब आप इसका अनुपात देखेंगे मेरे बच्चे 50√3 ये लंब है और 50 क्या है, आधार है। जब तू इसका आधार देखेगा मेरे बच्चे तो 50 से 50 कट जाएगा, √3:1 आ जाएगा। √3 अनुपात कहाँ होता है लंब और आधार का, तो आप कहेंगे 60 डिग्री पे होता है भाई। √3:1 होता है 60 डिग्री पे, आप कहेंगे 60 डिग्री इस सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होंगी। अब ऊंचाई और दूरी का जब भी सवाल आएगा तो आप उससे डरेंगे नहीं, सवाल को सॉल्व कर देंगे। और देखिए बड़ा सवाल भी लूँगा जिसमें पेड़ टूट जाता है, वो सवाल भी करके दिखाऊंगा इसी से। देखो चौथा सवाल, जिस समय 50 मीटर लंबे खंबे की छाया, ये खंबा है, इसकी लंबाई दे दी 50 मीटर लंबा खंबा है और इसकी छाया कितनी है, कह रहा है इसकी छाया है 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 15/√3 मीटर है। उस समय सूर्य का कोणीय उन्नयन कितना होगा, ये 15/√3 नहीं होना चाहिए। एक बार मैं सवाल चेक कर लेता हूँ, सवाल क्या है असल में, क्या सवाल था भाई। 15 मीटर लंबे खंबे की छाया, 15 मीटर लंबे खंबे की छाया दे रखा है, यानी कि ये जो खंबा, ये जो 50 मीटर है, ये 15 मीटर ही है। सवाल बनेगा ही तभी, हम तो सवाल देख के ही समझ जाते हैं क्या गड़बड़ है। देखिए ये 15 मीटर लंबा खंबा है, इसकी छाया 15/√3 है, तो इसे देख के समझ में आ गया होगा आपको। देखो ये लंब और आधार का अनुपात देख लो आप क्या है भाई, ये 15 है, ये 15/√3 है। 15 से जब आप भाग दोगे तो 1:1/√3 हो जाएगा, यानी √3:1 हो गया। √3 होने का मतलब √3:1 जैसे ही आपको समझ में आएगा तो थीटा की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। √3 इसे भी देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये लंब की वैल्यू √3 है, यानी लंब बड़ा है आधार से। आधार से लंब बड़ा कब होता है, जब थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी 60 डिग्री पे। यहाँ से चाहो तो यहाँ से देख लो, तो ये कब बनेगा, ये कॉम्बिनेशन कब बनेगा, जब 60 डिग्री होगा थीटा। तो चौथे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी कि 60 डिग्री पे ये वाला काम होगा जो आप कहना चाह रहे हो। पांचवा सवाल देखो भाई, पांचवा सवाल समझ लो मेरे बच्चे। अब देखो मैं इसे भी चाहो तो इसे भी मिटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है देखने की। अब देखो इसके बिना भी सवाल सॉल्व होगा, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के बिना, ऊपर वाली चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और रेशो भी मैंने मिटा दिया। अब देखो कैसे सोचते हैं सवाल को, कैसे सवाल करते करते बिना लिखे चीज़ों को, यहाँ तो आपके सामने लिखा था इसलिए आपको लग रहा होगा आसान हो रहा है। छठवां देखिए, छठवां नहीं पाँचवा सवाल, किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर, ये कोई मीनार है, इसका ये आधार है, यहाँ से 40 मीटर की दूरी मैंने मान लिया, इधर 40 मीटर की दूरी यहाँ तक हो गई। 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री। आप बताओ अगर ये 60 डिग्री है तो मैंने क्या बताया था, 60 डिग्री मतलब ये ज़्यादा उठा हुआ होगा, जैसे ये ज़्यादा उठा हुआ होगा तो लंब √3 गुना होता है 1 से, यानी ये 40 है तो 40 गुणा √3 ये लंब हो जाएगा। पूछना क्या चाह रहा है, 60 डिग्री कोण उसने दे रखा है, पूछना चाह रहा है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ऑप्शन सी 40√3 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, कुछ भी नहीं है सवालों में। अब देखो अगला सवाल, अगला छठवां सवाल, किसी समतल भूमि पर बिंदु P से मीनार की ऊंचाई, मीनार के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ कोई मीनार खड़ी है मेरे दोस्त, वो कह रहा है यहाँ से और मीनार की ऊंचाई का उन्नयन कोण, दो तरह के कोण होते हैं, उन्नयन और अवनमन। उन्नयन जो नीचे से जब आप देखेंगे उन्नयन कोण होगा, जब आप मीनार के ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण हो जाएगा। पूरी डिटेल की चीज़ है ना, वो देखेंगे हम जब अपनी चैप्टर पढ़ेंगे एडवांस मैथ में। ये देखो मेरे भाई, ये P से कह दिया कि सीड्स की, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहाँ पर लिखते ही आपकी समझ में आ जाएगा। 30 डिग्री मतलब ये कोण का झुकाव नीचे होगा, यानी ये वाली वैल्यू √3 होगी, ये वाली वैल्यू 1 होगी। सवाल देख लो, सवाल क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, यानी ये वाली चीज़ 100 मीटर दे रखी है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 100 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि तल से P तक की दूरी, यानी √3 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 100 के बराबर है, तो √3 की वैल्यू 100 √3 के बराबर हो जाएगी, यानी 100 √3 मीटर होगा जो ये आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा 100 √3 की वैल्यू भी दे रखी है इस सवाल में। √3 की वैल्यू कह रहा है कि 1.73 है, तो 1.73 में जब 100 का गुणा करेंगे तो 173 यानी 173 मीटर। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन सी आ जाएगा। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मैंने पहली ही क्लास से आपको क्या बताया था, आपको 100% चीज़ें आनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। कैसे आप कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट देते हैं, यानी कम चीज़ें सीखकर 50% चीज़ें आपको आती हैं, 50% चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके कैसे आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसे कहते हैं टैलेंट, इसे कहते हैं प्रतिभा, इसे कहते हैं कि आपका दिमाग खुला हुआ है।
कैसे, जो चीज़ आपको पता है, जैसे कि मान लो मुझे 3 की डिविजिबिलिटी पता है, 9 की डिविजिबिलिटी पे सवाल आ गया, तो 3 की डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके कैसे 9 की डिविजिबिलिटी का सवाल करना है, इसे ही कहते हैं टैलेंट, इसे ही कहते हैं दिमाग, इसे ही कहते हैं प्रतिभा। तो दिमाग को खुला रखना है भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है कि भाई त्रिकोणमिति का सवाल आ गया तो कैसे होगा। मैं मेंसुरेशन के सवाल करके दिखाऊंगा, रेशो के कंसेप्ट से ही कैसे देखते ही देखते सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी का रूल चेक करके, डिविजिबिलिटी चेक करके कैसे मेंसुरेशन के सवाल खत्म हो जाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 7वां सवाल देख लो। कुछ ऊंचाई पर टूटे वृक्ष का ऊपरी भाग अपने पाद से 10 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की ऊंचाई बताइए। ये कोई वृक्ष था, यहाँ खड़ा था, ये मान लो यहाँ से टूट गया। जब ये टूटा तो मान लो इधर की तरफ गिरा और ये यहाँ गिर गया, ऐसे यहाँ गिर गया। तो सवाल क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल बना, ये 90 डिग्री हो गया। अब सवाल कह रहा है कि टूटे अपने पाद से 10 मीटर की, पाद मतलब उसका आधार हो गया वृक्ष का, 10 मीटर की दूरी पर, यहाँ 10 मीटर की दूरी पर मान लो ये गिरा, ये छूरा 10 मीटर की दूरी पर, इसका ऊपरी भाग जहाँ से ये टूटा है, टूटने के बाद ये वाला कोण, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। ऊपरी भाग अपने पाद से 10 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 60 डिग्री का कोण है। तो मेरे भाई तुम एक चीज़ बताओ, अगर ये 60 डिग्री है तो मैंने क्या बताया था, 60 डिग्री पे कोण ज़्यादा ऐसे उठ जाएगा ऊपर की तरफ। जब कोण ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। अब कहोगे 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो ये तो 10 के बराबर है, ये 10 √3 के बराबर हो जाएगा। ये 10 √3 के बराबर हुआ, ये 10 के बराबर हुआ। अब मुझे बताओ, ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना होता है, कर्ण। कर्ण कहेंगे आपके 2 यूनिट होता है। जब 1 10 के बराबर है तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो 20 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है पेड़ की लंबाई। पेड़ की लंबाई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपके पास क्या है, 10 √3 है, प्लस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जब टूटा है तो ये वाली जो दूरी है, टूट के इधर गिरा है, ये यही वाली तो है, यही वाला पार्ट तो इधर टूटा था, तो ये वाली जो दूरी है ये हो गई ऊपर वाली। तो 20 मीटर इसमें जोड़ दिया, 10 आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, √3 + 2, ये आ गया मीटर। 10 × √3 + 2 यानी कि 10 × 2 + √3 मीटर, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देख लो, टूटने वाला सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट के दम पे खत्म हो गया। 8वां सवाल देख लो मेरे भाई। 8वां सवाल क्या कह रहा है, एक टावर 50 मीटर ऊंचा है। देखो, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे बना लो। ये बनाने की पेपर में ज़रूरत नहीं है, पेपर में तो आप बस दिमाग में बनाएंगे ये सारे चित्र। एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, इसने कह दिया 50 मीटर, मैंने कहा भाई 50 मीटर लिख लेता हूँ। जिस समय सूर्य का शीर्ष लंब 45 डिग्री होता है, आप बताओ 45 डिग्री कौन कहता है, सूर्य का 45 डिग्री बता रहा है। जब ये 45 डिग्री है मेरे भाई, तो ये 50 मीटर है, तो ये वाला भी 50 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। इतनी चीज़ 1:1 होता है, 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। उस समय उसकी छाया उस समय की तुलना में, जिस समय सूर्य का शीर्ष 30 डिग्री था, जब ये 30 डिग्री था, सूर्य का शीर्ष अगर 30 डिग्री था, तो ऐसे करके चित्र बनना होगा। ये 45 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री पे है, सूर्य का शीर्ष जो है वो 30 डिग्री पे, तो ये 30 डिग्री पे बड़ा होता है। जैसे देखिए, जैसे जैसे डिग्री छोटी होती जाएंगी, आधार की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे डिग्री बड़ी होती जाएंगी, 90 तक आधार की वैल्यू, डिग्री बड़ी होगी, आधार की वैल्यू छोटी होगी, लंब की वैल्यू बढ़ेगी। चलो, यानी कि ये पहले इतना बड़ा होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा था पहले। सवाल पूछना क्या जा रहा है, तो वो कह रहा है x मीटर कम हो जाती है, x मीटर कम हो जाती है इसे, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लो x थी, तो यही कम हो गई। यानी इस टोटल में से अगर मैं इस वाली x को घटा दूँ तो ये 50 मीटर निकल आएगी। सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल कह रहा है कि x कम हो जाती है, x का मान बताइए। यानी कि x का मान कैसे निकलेगा, ये आपको टोटल पता हो, टोटल में से अगर आप 50 घटा देंगे तो ये वाली निकल जाएगी। टोटल कैसे पता चलेगी, देखिए भाई 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री कोण पे मैंने क्या बताया था, 30 डिग्री के कोण पे आधार बड़ा होगा कि लंब बड़ा होगा, तो आपका जवाब होगा आधार बड़ा होगा। यानी कि ये √3 होगा और ये 1 होगा। 1 की वैल्यू अगर 50 है तो √3 की वैल्यू 50 √3 रही होगी। यानी कि आप कह सकते हैं ये टोटल 50 √3 है, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक आप घटाएंगे तो ये 50 है। कितना बचेगा भाई, 50 आप कॉमन ले लें, √3 - 1 मीटर, इतनी होगी x की वैल्यू 50, √3 - 1, ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब हो गया। ये था भाई रेशो का इस्तेमाल करके। अगर आपके दिमाग में रेशो क्लियर है तो कैसे एडवांस मैथ का वो एडवांस चैप्टर जिससे आपको डर लगता था ऊंचाई दूरी, उसके कैसे कैसे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। दूरी कम हो गई देख लिया हमने, पेड़ टूटने वाला देख लिया, नॉर्मल सवाल भी देख लिए, तो इसमें कुछ भी नहीं है, 99% सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, रेशो को आप समझ लो
तीनों के रेशो जान लो क्या क्या हैं। और मैं फिर यही कहूँगा, सही टेक्निक जानो पढ़ने की। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की नहीं है ज़रूरत, जितनी चीज़ें आपको आती हैं उसके दम पे कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है, ये अगर जानना चाहते हो ना, एक बार प्लेलिस्ट देख लो। 18 नंबर से शुरू है वीडियो, और सारी वीडियो देखते हुए चले आओ। आपका दिमाग ना खुल जाए तो गारंटी है मेरा दावा है आपका दिमाग खुल जाएगा। आप कहोगे कैसा भी सवाल ले आ, मैं टेक्निक के दम पे आधे सवाल तो टेक्निक से ही खत्म कर दूंगा, ऑप्शन से, डिविजिबिलिटी रूल लगा के, यूनिट डिजिट से, डिजिट सम से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे सवाल सॉल्व हो जाता है। लेकिन आपको डर लगता है कि नया सवाल होगा कि नहीं, तो इसी डर को निकालना है दिल से। ये डर दिल से निकल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई, एक काम जो आपको करना ही करना है वो है कि वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दो। मेरी टीम आप ही हो, पहले ही बता चुका हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हमारा परिवार बने, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊँ। उसके लिए मुझे ज़रूरत है आप बच्चों को मुझसे जोड़ें, आगे वीडियो को शेयर करें, उन्हें कहें कि भाई वीडियो देखो, कंसेप्ट में अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लगातार जुड़े रहो। सिलेक्शन हमने जैसे लिया है वैसे आपको भी दिलवाएंगे। सभी साथियों को जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में।